हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 हमारी क्लास 11th का, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन का वन शॉट। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये तीसरा चैप्टर है। 2 वन शॉट ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स और ब्रीदिंग का वन शॉट आपको मिल चुका है। सो बेटा जी, अगर हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है यार एक्सक्रीशन क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास 2 टर्म होते हैं ना। तुम लोगों ने क्लास 10वीं में सुना होगा इजेशन, है ना, यहां पर सुन रहे हो एक्सक्रीशन। इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है? इजेशन होता है जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रिमूव होता है, तो उसको उस प्रोसेस को हम लोग इजेशन कहते हैं। एक्सक्रीशन होता है जब हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट हो रहा है या बॉडी से रिलीज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें, सो द प्रोसेस ऑफ, है ना, अगर हम लोग बात करें बेटा जी, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, है ना, देखो एक्सक्रीशन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट or the nitrogenous waste is called एक्सक्रीशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन। अब यहां पर मैंने एक टर्म यूज करा है, आपकी मैडम ने एक टर्म यूज करा है यार, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो बेसिकली अगर मैं सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, है ना, जितने भी एनिमल्स हैं उन सब की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, है ना। कितने बेटा जी? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सबसे पहला है बेटा जी अमोनिया, ठीक है, सबसे पहला नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया। देन वी हैव यूरिया, ठीक है, और उसके बाद वी हैव यूरिक एसिड, ठीक है। ये 3 तरह के आपके क्या है बेटा जी? नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये 3 तरह के आपके पास क्या है बेटा जी? नाइट्रोजनस वेस्ट है। अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। अब जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज आउट करते हैं ना, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं बेटा जी? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं। जो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे कि आपका जो अमोनिया है ये क्या है? हाईली टॉक्सिक है या फिर मोस्ट टॉक्सिक है, ठीक है। अब वहीं पर यूरिया थोड़ा सा कम टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक है, और सबसे कम टॉक्सिक आपका क्या होता है? यूरिक एसिड होता है, ठीक है। अब अमोनिया क्योंकि इसको ये हाईली टॉक्सिक है, तो इसको रिलीज आउट करने के लिए, इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहां पर वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो हाईएस्ट होगी, ठीक है। यहां पर लेस वाटर रिक्वायरमेंट होगी और यहां पर लीस्ट वाटर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैकेनिज्म कैसे कैसे अमोनिया रिलीज आउट होता है या एक्सक्रीट आउट होता है, तो अमोनिया एक्सक्रीट होता है बाय डिफ्यूजन एज अमोनियम आयन, बाय डिफ्यूजन एज अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन के फॉर्म में डिफ्यूज हो जाता है। वहीं पर जब मैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूं, तो अमोनिया पहले कन्वर्ट होता है किसमें? यूरिया के अंदर। कहां पर? लिवर के अंदर। और फिर इस साइकिल को जब ये कन्वर्जन हो रहा है ना, इसको हम लोग ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। पहले हम लोग नीट के अंदर पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं। तो फिर ये आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? आपका अमोनिया कन्वर्ट होता है इनटू यूरिया, और इस पूरी साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑर्निथिन साइकिल बोलते हैं। और अगर मैं यूरिक एसिड की बात करूं तो एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट,
ठीक है, पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगा। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। अब अमोनिया कहां पर प्रेजेंट होगा? अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे, यूरियोटेलिक हम है, यूरिकोटेलिक आपका कॉकरोच है। तो इस तरह से आपके सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यार जैसे कि हमने ब्रीदिंग में पढ़ा था, बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना खुद का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, मतलब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा। तो कौन से ऑर्गेनिज्म का कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ये अब मैं आपको बताने वाली हूं, और ये बहुत बार, काफी बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बेटा जी। सबसे पहले है बेटा जी पोरिफेरा टू सीलेंट्रेटा। ये अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कैसे एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक बार सारे फाइलम के नाम लिख देती हूं और आपको भी मेरे साथ साथ लिखने हैं। वी हैव प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मेंथीस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, then we have हेमिकॉर्डेटा, और फिर लास्ट में वी हैव कॉर्डेटा, जिसके अंदर हम आते हैं ना, जिसके अंदर हम आते हैं। अब बात करते हैं बेटा जी पोरिफेरा से। अगर सीलेंट्रेटा की बात करूंगी तो इसका एक्सक्रीशन होता है थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। किसके थ्रू होता है बेटा जी? जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है। प्लैटीहेल्मिन्थीस के पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है, एस्केल्मेंथीस की अगर मैं बात करूं तो इनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है फॉर एक्सक्रीशन। प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है, जिनको हम लोग रेनेट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर एनालिड्स के पास नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, एनालिड्स के पास क्या प्रेजेंट होती है? नेफ्रीडिया प्रेजेंट होती है। अगर मैं आर्थ्रोपोड्स की बात करूं, क्योंकि लार्जेस्ट फाइलम है आपके एनिमल किंगडम का, तो यहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे एनिमल्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला, सबसे कॉमन आपका कौन सा है बेटा जी? मालपिगियन ट्यूब्यूल है। ठीक है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड, एंड वी हैव कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड। उसके बाद आ जाता है बेटा जी मोलस्का। मोलस्का की बात करूंगी तो मोलस्का के पास एक केवर्स ऑर्गन नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो कि इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। क्या नाम है उसका बेटा? केवर्स ऑर्गन। इकाइनोडर्मेटा फिर से जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन करता है। हेमिकॉर्डेटा के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, और यही ग्लैंड है जो इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और कॉर्डेटास के पास, यानी कि तुम लोग के पास क्या है बेटा जी? किडनी प्रेजेंट होती है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सो दिस इज योर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना? ये क्या है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, ये स्ट्रक्चर आपको अपनी एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। हमारे पास क्या है? हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है। पेयर ऑफ किडनी, हर किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद है जिसको, जो कि कैप लाइक ग्लैंड है, दैट इज एड्रेनल ग्लैंड है। ठीक है, अब किडनी से दो पाइप निकल रहे हैं, एक किडनी से एक पाइप, दूसरी किडनी से दूसरा पाइप, तो दो पाइप निकल रहे हैं जिनको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर आके कहां पर जुड़ रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर फिर आगे जाके कनेक्ट होता है यूरेथ्रा से, और यूरेथ्रा से आपकी यूरिन जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया बहुत मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से, है ना, जो हमने 10वीं में पढ़ लिया था। अब थोड़ा बेटा डेप्थ में जाने का समय आ चुका है ना? अब थोड़ा डेप्थ में जाने का समय आ चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा जी आपकी किडनी की, आपकी मेरी सबकी किडनी, है ना, जो कि ह्यूमंस है। ह्यूमन की किडनी की बात कर लेते हैं। जब मैं किडनी की बात करूंगी, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, देख लिया, दो किडनी प्रेजेंट है, रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप्ड होती है। ठीक है, कैसा है बेटा जी? इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर्ड है, रेडिश ब्राउन है, और अगर देखोगे राजमा जैसी है ना, राजमा जैसी है ना, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है बेटा जी? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर आपकी किडनी का होता है। ठीक है, अब कहां लोकेटेड है? तो ये आपके थोरैसिक वर्टिब्रे से, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे से थर्ड लुम्बर वर्टिब्रे तक प्रेजेंट होती है। अगर इसकी लोकेशन पूछेगा आपको, कोई पता पूछेगा इसका, कहां बोलोगे? ये आपके लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे से, थोरैसिक वर्टिब्रे से
कहां तक होती है बेटा जी? 2/3 लुम्बार वर्टिब्रे तक, है ना, 2/3 लुम्बार वर्टिब्रे तक आपको आपकी दोनों किडनी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगर इस किडनी को हम लोग थोड़ा वेट नापे इसका, है ना, तो वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम की आपकी किडनी है। ठीक है, कितना है बेटा जी? अगर वेट पूछोगे इसका तो वेट कितना है? 120 से 170 ग्राम की आपकी क्या होती है बेटा जी? किडनी होती है। ठीक है, अब इसके अलावा लेंथ पूछोगे तो लेंथ कितनी है बेटा? 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद अगर थिकनेस पूछोगे तो 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। थिकनेस कितनी है बेटा? 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, और वहीं पर अगर विड्थ पूछोगे तो 5 to 7 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। तो ये इसका आकार है, जैसे ही वेट, लेंथ, थिकनेस। वेट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कितना वेट होता है आपकी किडनी का। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद है हमारे पास बेटा जी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेटर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा जी? नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव इज यूरेटर। अब अगर आपने यूरेटर देखे हो तो ये भी कैसा है बेटा जी? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। 2 यूरेटर थे, एक किडनी से निकल रहा था, एक किडनी से निकल रहा था। तो कैसा है बेटा जी? ये आपका पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, है ना क्यूटूज? क्या होगा बेटा जी? ये भी आपका पेयर्ड स्ट्रक्चर होगा। कैसा है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और कहां ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। ठीक है, इट ओपन्स इनटू यूरिनरी ब्लैडर, इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ओब्लीक ओपनिंग। अब ये ओब्लीक ओपनिंग क्यों प्रेजेंट है यहां पर? क्यों अलग से ओब्लीक ओपनिंग बोला जा रहा है? ताकि यूरिन वापस से यूरेटर में ना जा पाए। एक बार आ गई यूरिनरी ब्लैडर में तो बैकफ्लो ऑफ यूरिन प्रिवेंट करने के लिए आपको यहां पर ओब्लीक ओपनिंग देखने को मिलेगी। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इस यूरेटर के ऊपर आपको 3 कोटिंग्स मिलेंगे। एक एक्सटर्नल एडवेंटिशिया, एक मिडल मस्कुलर लेयर, और तीसरी होती है इनर म्यूकोसा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा बेटा जी? आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 कोट्स देखने को मिलेंगे। सबसे बाहर वाली इज एक्सटर्नल एडवेंटिशिया। ठीक है, फिर मिडल वाली कैसी है? मस्कुलर लेयर है। मिडल वाली कैसी है बेटा जी? मस्कुलर लेयर है। और अंदर क्या है बेटा? इनर पोर्शन इज लाइंड बाय द म्यूकोसा, है ना। किससे लाइंड है बेटा जी? म्यूकोसा से लाइंड होता है। अभी जो मस्कुलर लेयर है, जो मिडल मस्कुलर लेयर है, यहां पर आपको 3 मसल्स देखने को मिलेंगी। इधर जो मस्कुलर लेयर है, यहां पर आपको 3 मस्कुलर लेयर देखने को मिलेंगी। ठीक है, कितनी लेयर देखने को मिल रही है? 3 मस्कुलर लेयर्स देखने को मिलेंगी। जो आउटर और इनर होती है वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। मानो आउटर, मिडल और इनर। ठीक है, आउटर, मिडल और इनर। तो ये कैसी है बेटा जी? लॉन्गिट्यूडनल होगी। ये भी लॉन्गिट्यूडनल होगी। लेकिन आपकी जो मिडल वाली लेयर होती है इसमें, वो कैसी होती है? सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मिडल वाली लेयर में क्या प्रेजेंट होता है? आपकी सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी आपका यूरिनरी ब्लैडर। क्या आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर आपकी यूरिन क्या होती है? स्टोर होके रहती है। ठीक है, ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर क्या हो रहा है बेटा जी? आपकी यूरिन स्टोर्ड होती है। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, कैसा है? ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, पायरीफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा? स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो मीडियन पायरीफॉर्म सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये इट इज एक्सटर्नली लाइंड बाय डेट्रूसर मसल्स, और अंदर, और ये जो डेट्रूसर मसल होती है कैसी? इनवॉलंटरी है। ठीक है, ये क्या है? इट इज एक्सटर्नली लाइंड बाय डेट्रूसर मसल्स, यानी कि इनवॉलंटरी इन एक्शन, यानी कि कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट इन आर कंट्रोल। अब जब हम लोग इसको देखेंगे तो इसकी जो इनर लेयर, एक्सटर्नली डेट्रूसर मसल है, इनर लेयर पे आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरोथेलियम भी बोलेंगे। इनर लेयर पे क्या देखने को मिलेगा? इनर लेयर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोथेलियम भी बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, यूरोथीलियम भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, जल्दी बताओ, इतना क्लियर है। अब यार ट्रांजिशनल एपिथेलियम ही क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसको यूरिन स्टोर करके रखनी है। अब अगर यूरिन स्टोर करके रखनी है तो इसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये आपकी यूरिन को होल्ड कर सके, और यहां पर ताकि, और होल्ड कैसे करके सकेगा, जब इसके पास स्ट्रेच होने की कैपेसिटी होगी। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम इसको वो स्ट्रेच होने की कैपेसिटी देता है। और इस यूरिनरी ब्लैडर में आपको दो स्फिंक्टर मिलेंगे, एक इनर और एक आउटर। जो इनर वाला स्फिंक्टर होगा वो कैसा होगा, वो वॉलंटरी होगा, और आउटर वाला इनवॉलंटरी होगा। ठीक है, यानी एक बार आपने कमांड दे दी है ना कि अब हम यूरिन पास आउट कर सकते हैं, तो आपका इनर वाला स्फिंक्टर ओपन होगा। अब आउटर वाले को आप रोक नहीं सकते हो क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, दो स्फिंक्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक इनर स्फिंक्टर और एक आउटर स्फिंक्टर। तो हमारा इनर वाला कैसा है बेटा, आपके कंट्रोल में है, वॉलंटरी है, लेकिन आउटर वाला कैसा है, इनवॉलंटरी है। कैसा है भैया, इनवॉलंटरी है। क्लियर है, बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से। अब अगर आप नेक्स्ट चीज देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब जरा आप इस किडनी को देखिए, ये जो किडनी है भैया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है बाहर वाला पोर्शन, बाहर वाले पोर्शन को हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं मेड्यूला। तो देखो अब जहां जहां मैं रेड पेन चलाऊंगी वो पूरा क्या है, वो आपका पूरा कॉर्टिकल रीजन है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका कैसा है भैया, ये आपका कॉर्टिकल रीजन है। और इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, दिस ये वाला सारा जो पोर्शन है, ये सारा कौन सा पोर्शन है, ये सारा आपका मेड्यूला वाला पोर्शन है। सो बेसिकली आपकी जो किडनी है भैया, आपकी जो किडनी है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है। एक आउटर पोर्शन है जिसको हमने क्या बोला है, कॉर्टेक्स बोला है, और बेटा जी एक इनर पोर्शन है जिसको हमने क्या बोला है, मेड्यूला बोला है। क्या बोला है भैया, मेड्यूला बोला है। अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन। यहां से यूरेटर भी पास हो रही है, यहां से ब्लड वेसल्स भी अंदर जा रही है, यहां से ही नर्व्स अंदर जा रही है। तो ये स्ट्रक्चर जहां से आपका यूरेटर पास हो रहा है, जहां से आपका ब्लड वेसल्स एंटर कर रही है या एग्जिट कर रही है, जहां से आपकी नर्व्स एंटर कर रही हैं, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, हमारी जो किडनी है उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल। क्या यूज करते हैं, हमारी जो किडनी है बेटा जी उसके लिए वी यूज अ टर्म दैट इज रेट्रोपेरी टोनियल। अब आपने देखा होगा आपके जो ऑर्गन्स है, अगर वो एक तरफ से डॉर्सली किसी चीज से लाइंड है, कोई हमारी लेयर है, तो वो वेंट्रली भी उस चीज से लाइंड होंगे। लेकिन किडनी का ऐसा नहीं है, किडनी थोड़ी पुराने ख्यालातों की है। वो कैसी है, उसका जो डॉर्सल सरफेस है ना, उसका जो डॉर्सल सरफेस है, इट इज अटैच्ड टू द डॉर्सल वॉल ऑफ एब्डोमेन। वो एब्डोमेन की वॉल से बिल्कुल अटैच्ड है, और सिर्फ वेंट्रल सरफेस ऑफ द किडनी इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। यानी कि सिर्फ एक तरफ कवरिंग है, दूसरी तरफ आपको कवरिंग नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग किडनी को क्या कहते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि जो आपका डॉर्सल सरफेस ऑफ किडनी इज अटैच्ड to dorsal wall of abdomen, ठीक है, and ventral surface of kidney and ventral surface of kidney is lined by पेरिटोनियम। इट इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। क्लियर हुआ। अब आपकी ये जो किडनी है इसके पास, इन दोनों, आपकी एक किडनी के पास अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ईच किडनी हैव
अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन। अप्रोक्सीमेटली कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन नेफ्रॉन है। अब मैडम ये नेफ्रॉन कहाँ चीज है? बेटा नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यही वो यूनिट है जो क्या बना रही है? यूरिन फॉर्मेशन कर रही है। अब आपकी जो किडनी है बेटा जी, दिस किडनी इज लाइंड बाय, मतलब इसके ऊपर आपको 3 कवरिंग्स देखने को मिलेंगी। किडनी के ऊपर अगर मैं कवरिंग्स की बात करूं तो हमें कितनी कवरिंग देखने को मिलेगी बेटा जी? 3 कवरिंग्स देखने को मिलेगी। सबसे इनर लेयर हमारी रेनल कैप्सूल है जो कि यहां पर लाइन क्या कहते हैं, लेबल्ड है। सबसे इनर वाली कौन सी है बेटा जी? रेनल कैप्सूल है। कौन सी है? रेनल कैप्सूल है। ठीक है, फिर आपकी मिडल लेयर कौन सी है? उसको हम लोग एडिपोज कैप्सूल बोलते हैं। मिडल लेयर कौन सी है बेटा जी? दैट इज एडिपोज कैप्सूल। क्या नाम है उसका? एडिपोज कैप्सूल है। और जो आउटर वाली है उसको हम लोग कहते हैं रेनल फेशिया। क्या बोलते हैं? रेनल फेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेनल फेशिया बोलते हैं। क्लियर है? जल्दी बताइए फटाफट से। क्लियर है? जल्दी बताइए फटाफट से, बताइए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, फिर भी अब यहां पर देखो, ये तो देखो, ये आपका दीज आर मेड्यूलरी पिरामिड्स। ये जो बीच का पोर्शन है जो कि कॉर्टिकल रीजन है वो आपका रेनल कॉलम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टनाई भी बोलते हैं। वी हैव अ स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। कैलिक्स के बाद आपका यहां पर क्या आ जाता है? रेनल पेल्विस भी आ जाता है। अब देखो, अब एक चीज है ना। अब क्या देखो, अब पहले आप लोग देखो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, है ना। रुको, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखते हैं, रुक जाओ, बना लेते हैं, है ना, बना लेते हैं बेटा, बना लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन मेरे साथ बनाइएगा। तो हमारे पास जब हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा सबसे पहले। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा सबसे पहले, फिर ऐसे करके झिलमिलाता हुआ, ऐसे ऐसे नाचता हुआ एक स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर वी हैव दिस और बताओ यार, इतने तुम लोग मुझे बता ही दो कैसी चल रही है पढ़ाई, है? इतने तुम लोग मुझे बताओ कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसा लग रहा है भैया? 10वीं वाले बता दो कि कैसा लग रहा है क्लास 11th में आके। और जो नीट वाला देख रहा है तो तुम तो मुझे बता ही दो कैसी चल रही है पढ़ाई, है ना। तुमसे जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, तुमसे जानना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर नेफ्रॉन। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है ना, क्योंकि यहां पर एक और पोर्शन है जो कि मिसिंग है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब मेरी बात सुनो, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को देखोगे तो ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, कप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बोमन्स कैप्सूल है। ठीक है, ये वाला जो रेड वाला पोर्शन मिल रहा है, इट इज दी ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस क्या है बेटा? ग्लोमेरुलस क्या है? ये आपका ग्लोमेरुलस है। रुक जाओ, दिस इज योर ग्लोमेरुलस। इट इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। ठीक है, ठीक है। और बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, अगर आपको टर्म यूज करना है, एक साथ कोई टर्म यूज करना है, कि अगर आपको बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस अलग अलग बोलना पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको रेनल कॉर्पसल बोल सकते हैं या फिर मालपीगियन बॉडी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलेंगे? मालपीगियन बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मालपीगियन बॉडी बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? रेनल कॉर्पसल बोलेंगे। ठीक है, अब ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। क्या है? दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये आपका डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है बेटा जी? ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। अब मेरी बात सुनो, ये जो आपको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसा स्ट्रक्चर है? हेयर पिन लाइक। तो ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, और इसको कंबाइन करके हम लोग क्या कहते हैं?
लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब इसको डिसेंडिंग क्यों बोल रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे यूरिन आ रही है। इधर पर इसको असेंडिंग क्यों बोल रहा है, क्योंकि नीचे से ऊपर यूरिन जा रही है, इसलिए इनका नाम डिसेंडिंग और असेंडिंग है। क्लियर है? जल्दी बताइए। अब ये जो ब्लड वेसल आ रहा है ना, देखो ये जो ब्लड वेसल आ रही है ये आपका एफरेंट आर्टेरियोल है। क्या है आपका? एफरेंट आर्टेरियोल है। ए का मतलब आना, एफरेंट ए से है, आना ए से है, तो ये ग्लोमेरुलस के पास आ रहा है। ये कहां आ रहा है? ये बोमन्स कैप्सूल के पास आ रहा है, टुवर्ड्स बोमन्स कैप्सूल आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टेरियोल बोलेंगे। ठीक है, और ये आपका इफरेंट, ये एग्जिट कर रहा है ना भैया, एग्जिट इफरेंट है, ये आपका क्या है? दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल। क्या है? इफरेंट आर्टेरियोल है। क्लियर है? क्लियर है? अब ये जो आपका इफरेंट आर्टेरियोल है ना, आगे जाके बहुत फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है, और ये कैपिलरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज बोलते हैं। अब आपका ये जो इफरेंट आर्टेरियोल था, ये आगे जाके क्या कराता है? फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है, फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाएगा, जिनको हम लोग क्या कहेंगे बेटा जी? हम लोग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज बोलेंगे। अब ये जो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज है भैया, ये जो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज है, इनमें से एक पेरीटिब्यूलर कैपिलरी यानी कि एक माइन्यूट वेसल निकलेगी अलग से, है ना, द रोड नॉट टेकन लेगी, और ये क्या करेगी? इस तरह से लूप ऑफ हेनले को सराउंड करती हुई, इस तरह से लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करेगी, इस तरह से लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करेगी, और इस ट्यूब को, इस माइन्यूट वेसल को हम लोग कहेंगे वासा रेक्टा। क्या कहेंगे बेटा जी? इसको हम लोग कहेंगे वासा रेक्टा। क्लियर है? इतना बताओ, इतना बताओ। क्लियर है? अब मेरी बात सुनो। अब सबसे पहले जानो कि अगर यूरिन फॉर्मेशन हो रही है, कैसे हो रही है अभी बताऊंगी, लेकिन अगर हो रही है तो कैसे कैसे, क्या उसका पाथ रहेगा, तो पाथ जानना बड़ा जरूरी है ना। पैसेज ऑफ यूरिन जानो पहले, पैसेज ऑफ यूरिन जानिए। ठीक है, सबसे पहले कहां बनी बेटा जी? नेफ्रॉन में यूरिन बन गई, नेफ्रॉन में यूरिन बन गई। नेफ्रॉन से यूरिन कहां जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी। कहां जाएगी बेटा? कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी। यानी कि आपको समझ आ गया होगा, कलेक्टिंग डक्ट आपके नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगी? डक्ट ऑफ बेलेनाई में जाएगी। कहां जाएगी बेटा जी? डक्ट ऑफ बेलेनाई में जाती है। ठीक है, फिर आपका ये पैपिला में जाती है। कहां जाती है? पैपिला में जाती है। पैपिला के बाद ये रेनल कैलिक्स में जाती है। कहां जाती है? रेनल कैलिक्स में जाती है। कहां जाएगी? रेनल कैलिक्स में जाएगी। रेनल कैलिक्स से ये जो यूरिन कहां जाएगी? रेनल पेल्विस में जाएगी। कहां जाएगी? रेनल पेल्विस में जाएगी, और रेनल पेल्विस के बाद ये जाएगी यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगी, और यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाएगी? यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगी? पास आउट हो जाएगी। सो ये आपका पूरा का पूरा पैसेज होता है यूरिन का। ठीक है, यूरिन का पूरा पैसेज होता है। दिस इज द पैसेज ऑफ यूरिन, और ये याद रखने का है। ये क्या करने का है बेटा जी? बिल्कुल याद रखने का है। ठीक है, क्या करने का है? याद रखने का है। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि आपका ये जो नेफ्रॉन है, आपका ये जो नेफ्रॉन है, ये यूरिन बना कैसे रहा है ना? ये यूरिन बना कैसे रहा है? ठीक है, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो चलो यूरिन फॉर्मेशन देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ना, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है, कैसे सारे पार्ट्स को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट कौन सा था जो हम लोग करने वाले थे? दैट इज रेनल कॉर्पसल या फिर मालपीगियन बॉडी। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है बेटा जी? रेनल कॉर्पसल या फिर मालपीगियन बॉडी। ठीक है, रेनल कॉर्पसल या फिर मालपीगियन बॉडी। ठीक है,
अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये हमारा कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा ये वाला पोर्शन है, आगे वाला ये वाला पूरा पोर्शन हमारा कौन सा है, रेनल कॉर्पसल है या फिर मालपीजियन बॉडी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, यहां पर हमें एक बोमन्स कैप्सूल देखने को मिल रही है, बोमन्स कैप्सूल देखने को मिल रही है, और हमें देखने को मिल रहा है ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, ग्लोमेरुलस देखने को मिल रहा है। अब देखो मेरी बात, यहां ये वो जगह है जहां पर यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हियर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यहां पर होता है। ठीक है, ये जो बोमन्स कैप्सूल है कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, कप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें आपको कैसा एपिथेलियम देखने को मिलेगा, यहां आपको स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलेगा। कैसा एपिथेलियम देखने को मिला है, स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिला है। और ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, अगर आप इस बोमन्स कैप्सूल की इनर वॉल देखोगे, अगर आप इस बोमन्स कैप्सूल की इनर वॉल देखोगे तो इट इज इन्वेजिनेटेड। ये क्या है, इन्वेजिनेटेड है, और इट इज लाइंड बाय पोडोसाइट। अब पोडोसाइट ना, ये जो आपके ये जो है स्क्वैमस एपिथेलियम ही है ना, ये इन्वेजिनेटेड है एंड इट इज लाइंड बाय पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट से लाइंड है। अब ये जो पोडोसाइट है ना, तमीज से सारे पूरे वॉल को कवर कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा इंट्रिकेट मैनर में अरेंज हो गए हैं। ठीक है, इंट्रिकेट मैनर में क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं, जिसके वजह से क्या हो गया है, स्लिट पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। जिसके वजह से स्लिट पोर की फॉर्मेशन हो जाती है, छलनी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और यही छलनी जैसा जो स्ट्रक्चर है बेटा जी, इसी के थ्रू क्या होती है, आपका पहला स्टेप होता है, दैट इज फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसी के थ्रू क्या हो जाता है बेटा जी, आपका फर्स्ट स्टेप टेक्स प्लेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा जी हमारा, नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब अगर आप पीसीटी का स्ट्रक्चर देखोगे, इट इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आपको क्या देखने को मिल जाएगी, यहां पर मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बन जाएगा, जो क्या करेगा, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर द एक्टिविटीज लाइक अब्सॉर्प्शन, है ना। तो इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम, है ना। तो वो क्या करता है, इट इंक्रीजेस दी सरफेस एरिया। ये क्या करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा फॉर रीअब्जॉर्प्शन। एंड वन मोर थिंग, यहां पर पीसीटी का जो बेसोलेटरल सरफेस है, जो बेसल वाला और लेटरल वाला सरफेस है, वहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि इस जगह पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है, और वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसका जो बेटा जी बेसोलेटरल सरफेस होता है, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। क्यों मिलेगा हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होनी है। अब रीअब्जॉर्प्शन होनी है तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया से क्या लेना देना है ना, क्या लेना देना है, ये रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगी, यानी कि बेटा एनर्जी बनेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होगा। ठीक है, एनर्जी बनेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होगा। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है दैट इज लूप ऑफ हेनले। क्या है बेटा जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा जो है वो है आपका लूप ऑफ हेनले। अब आपका ये जो लूप ऑफ हेनले है,
अब आपका ये जो लूप ऑफ हेनले है ये क्या है बेटा, ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है ना, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। हमारे पास एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है और हमारे पास एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अब अगर आपने डायग्राम ध्यान से देखी हो तो डिसेंडिंग लूप का जो अपर वाला पोर्शन है, अपर एक लोअर पोर्शन है, देखो मैं डायग्राम में दिखाती हूं, एक अपर पोर्शन है जो कि थिक सेगमेंट है और लोअर पोर्शन थिन सेगमेंट है। यहां पर भी लोअर पोर्शन थिन सेगमेंट है और यहां पर ये अपर जो पोर्शन है थिक सेगमेंट है। तो ये भी कैसे है बेटा जी, आपके थिक और थिन सेगमेंट होते हैं ना, एक ये दोनों में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक अपर पोर्शन देखने को मिलेगा और एक लोअर पोर्शन देखने को मिलेगा। अपर पोर्शन दोनों में कैसा है बेटा, थिक है, थिक सेगमेंट है, और ये यहां पर लोअर पोर्शन कैसा है बेटा जी, थिन सेगमेंट है। ठीक है, अब अपर पोर्शन में आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलेगा, और लोअर पोर्शन में बेटा आपको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई आपके लूप ऑफ हेनले की। अभी फंक्शंस पे नहीं आ रही हूं, जब आपका मैकेनिज्म कराऊंगी तभी फंक्शन हो जाएंगे साथ साथ। नेक्स्ट पार्ट है बेटा जी आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ठीक है। अब जब मैं डीसीटी की बात करती हूं तो ये क्या है, ये वो पोर्शन है जो आपकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मर्ज हो रहा है। इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, ये क्या है, इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है, एंड डीसीटी ऑफ डिफरेंट नेफ्रॉन्स ओपन इनटू कलेक्टिंग ट्यूब, और आगे जाके वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके मिल जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा, अब अगर बेटा आपसे कोई पूछेगा कि हमारा नेफ्रॉन स्ट्रक्चर प्रेजेंट कैसे है, हमारी किडनी में दो पोर्शन थे, रेनल कॉर्टेक्स था, एक हमारा कॉर्टिकल पोर्शन था कॉर्टेक्स वाला, और एक मेड्यूला वाला। अब नेफ्रॉन किस तरह से प्रेजेंट है, क्या वो पूरी तरह से कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है या मेड्यूला में प्रेजेंट है, ऐसा ही होगा, है ना, या तो ऐसा होगा या फिर कुछ और रीजन, कुछ और तरीका होगा। तो कैसे प्रेजेंट है बेटा, तो आपके रेनल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में माल्पीगियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर आपको माल्पीगियन बॉडी देखने को मिलेगा, पीसीटी देखने को मिलेगा और डीसीटी देखने को मिलेगा। वहीं पर मेड्यूला में क्या प्रेजेंट होगा, मेड्यूला के अंदर लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, बताओ, क्लियर है। अब इसी बेसिस पे, लूप ऑफ हेनले के बेसिस पे ना, हमने नेफ्रॉन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमने नेफ्रॉन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। ठीक है, दो तरह के नेफ्रॉन है बेटू हमारे पास, दो तरह के नेफ्रॉन है हमारे पास। ठीक है, जो पहला नेफ्रॉन है उसको हम लोग कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा जो नेफ्रॉन होता है उसको हम लोग कहते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, एक नेफ्रॉन कैसा है बेटा जी, एक नेफ्रॉन को बोलते हैं हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा है बेटा जी जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। ठीक है, एक हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, एक हमारा जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है। अगर आप पूछोगे आपकी किडनी में मैक्सिमम कौन सा प्रेजेंट होता है, तो 85% आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे, 85% आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन देखने को मिलेंगे, और बाकी के 15% आपको जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। अब जो आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ना, जो बेटा जी आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा, इट इज लोकेटेड क्लोज टू दी, इसकी जो माल्पीगियन बॉडी है वो किडनी के सरफेस से क्लोजली लोकेटेड होगी। ठीक है, माल्पीगियन बॉडी इज लोकेटेड क्लोज टू किडनी सरफेस। क्लियर है,
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और वहीं पर ये आपका जो जक्स्टा मेड्यूलरी वाला नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है एट दिस में, ये कहां प्रेजेंट होगा? एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। जहां पर कॉर्टेक्स और मेड्यूला का मिलन हो रहा है उस जगह पर आपको क्या दिखेगा? आपका नेफ्रॉन दिखेगा। ठीक है, अब आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आपका जो लूप ऑफ एनले होता है, लूप ऑफ एनले कहां प्रेजेंट होता है? मैक्सिमम कहां प्रेजेंट होगा? कॉर्टेक्स में मिलेगा, और मेड्यूला में बहुत थोड़ा मिलेगा। ठीक है, मेड्यूला में अगर आप पूछोगे कितना मिलेगा? थोड़ा मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेड्यूला के अंदर देखने को मिल जाएगा, बाकी सारा कॉर्टिकल रीजन में ही प्रेजेंट होगा लूप ऑफ हेनले। वहीं पर जक्स्टा मेड्यूलरी का जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले रन्स डीप इनटू मेड्यूला, है ना। मैक्सिमम कहां प्रेजेंट है बेटा? आपके मेड्यूला वाले रीजन में ही प्रेजेंट होता है। कॉर्टिकल रीजन में पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, लेकिन वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है? प्रेजेंट है। बट अगर मैं बात करूं बेटा वासा रेक्टा की बात करूं तो वह या तो हाईली रिड्यूस्ड लिखती है आपकी एनसीईआरटी, हाईली रिड्यूस्ड, या फिर लिखती है एब्सेंट है। ठीक है, वहीं पर जब मैं बात करती हूं जक्सा मेड्यूलरी नेफ्रॉन की, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज नॉट वेल डेवलप्ड है, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, और वासा रेक्टा कैसा है बेटा? वासा रेक्टा कैसा है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ बेटा जी आपका मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, है ना। यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म पे आ जाओ। सबसे पहले इस यूरिन फॉर्मेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? वी हैव 3 स्टेप्स, है ना। यूरिन फॉर्मेशन के हमारे पास 3 स्टेप है। पहला है बेटा जी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा है बेटा जी आपका ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन, लास्ट स्टेप है आपका सिक्रेशन। तो ये 3 स्टेप में आपकी यूरिन फॉर्मेशन होती है। अब सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बेटा जी विद दी प्रोसेस आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था पोडोसाइट्स प्रेजेंट है, स्लिट। ये पोडोसाइट्स क्या करते हैं? इंट्रिकेट मैनर में अरेंज है ना, इंट्रिकेट मैनर में अरेंज्ड है ना, जिसके वजह से स्लिट पोर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके वजह से बेटा जी स्लिट पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। और इन्हीं स्लिट पोर से क्या होती है? आपकी फिल्ट्रेशन होती है। क्या होती है बेटा जी? आपकी फिल्ट्रेशन हो जाती है। सो बेसिकली यहां पर सारे अगर मैं बात करूं सारे कंस्टिट्यूएंट वापस वही रह जाते हैं, सिर्फ प्लाज्मा आता है विदाउट प्रोटीन्स, है ना। सारे कंस्टिट्यूएंट, मैं आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात छोड़ चुकी हूं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स रह गए, है ना। सिर्फ क्या आता है बेटा? प्लाज्मा आता है, वो भी विदाउट प्रोटीन्स एंटर करता है। ठीक है, एंड इस फिल्ट्रेट को, ये जो फिल्ट्रेट बना है, ठीक है, इधर से क्या बनेगा? फिल्ट्रेट बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। और GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड या फिर अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट, है ना। GFR क्या है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट, कितना फिल्ट्रेट बन रहा है वो हमारा GFR होता है। और एक हेल्दी पर्सन का जो फिल्ट्रेट होता है पर मिनट, GFR ऑफ हेल्दी पर्सन कितना होता है? 125 ml पर मिनट। यानी कि अगर डे की बात करूं, एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है इन अ डे। 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में।
लेकिन 180 लीटर यूरिन तो रिलीज नहीं हो रही है ना, लेकिन 180 लीटर यूरिन तो रिलीज नहीं हो रही है, यानी कि और यूरिन कितनी रिलीज होती है बेटा, यूरिन कितनी रिलीज हो रही है, यूरिन बेटा जी 1 से 1.5 लीटर यूरिन रिलीज होती है ना, यूरिन कितनी पास आउट होती है, यूरिन रिलीज कितनी होती है बेटा आपकी 1 से 1.5 लीटर, यानी कि बेटा अगर आप देखोगे कि हमारा 99% जो फिल्ट्रेट होता है वो हमारी बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेती है, यानी कि इसको देख के पता चलेगा, इन दोनों चीजों को देख के पता चल जाएगा दैट 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड, रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है, 99% ऑफ फिल्ट्रेट क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब होता है। अब ये रीअब्सॉर्प्शन कैसे होती है वो हमारा सेकंड स्टेप होता है। सेकंड स्टेप हमारा कौन सा है बेटा, सेकंड स्टेप इज ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें रीअब्सॉर्प्शन कैसी हो सकती है, एक्टिवली भी हो सकती है और पैसिवली भी हो सकती है, कुछ चीजें एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होंगी और कुछ चीजें पैसिवली रीअब्सॉर्ब होंगी। एक्टिवली कौन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और Na+ आयंस, ठीक है। और पैसिवली आपके नाइट्रोजनस वेस्ट, पैसिवली कौन रीअब्सॉर्ब होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट रीअब्सॉर्ब होगा। अब हर जगह पे रीअब्सॉर्प्शन अलग चल रही है ना। फॉर एग्जांपल आपका देखो ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन है, तो यानी कि जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है वहीं पर रीअब्सॉर्प्शन चल रही है, तो बोमन्स कैप्सूल में रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही है, ठीक है। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं पीसीटी में रीअब्सॉर्प्शन कैसे हो रही है, ठीक है। सबसे पहला हम देख लेते हैं पीसीटी में जो रीअब्सॉर्प्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, ठीक है। अब पीसीटी में ना आपकी मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है ना। मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन मैंने आपको बताया था क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है ना, वो भी ब्रश बॉर्डर वाला, तो यहां पर आपको कैसी रीअब्सॉर्प्शन दिखेगी, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है, ठीक है। और मैक्सिमम का मतलब क्या है, 70 से 80 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, 70 से 80% आपके मतलब जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, इसके अलावा 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर यहां पर ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ऑल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स यहां रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर यहां पर ही रीअब्सॉर्ब होता है। कहां होता है, यहीं पर रीअब्सॉर्प्शन चलती है। इसके अलावा ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ये सारे रीअब्सॉर्ब यहीं पर होते हैं। क्या क्या रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, सब एक्टिवली यहां पर रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, है ना, एक्टिवली यहां पर रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहे हैं, रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। इसके अलावा वाटर और क्लोरीन आयंस जो है, वाटर एंड क्लोरीन आयंस जो हैं वो पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं बेटा जी, पैसिवली रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, यानी कि जो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है बेटा जी वो यही पीसीटी में हो रही होती है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा जी लूप ऑफ हेनले पर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा जी लूप ऑफ हेनले पर, ठीक है। अब अगर मैं लूप ऑफ हेनले की बात करती हूं तो आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है भैया हमारा, एक है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है ना, इसका जो डिसेंडिंग पोर्शन है और असेंडिंग पोर्शन में कुछ खास बनती नहीं है। कैसे, देखो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट इज परमिएबल टू वाटर, बट ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए, है ना, इम्परमिएबल टू वाटर। वहीं पर ये इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये क्या है, इम्परमिएबल है। लेकिन ये वाला क्या है बेटा जी, परमिएबल है ना, इट इज अ परमिएबल
टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उल्टा काम चल रहा है ना, उल्टा काम चल रहा है, एक दूसरे की सुनते ही नहीं है, ठीक है, एक दूसरे की सुनते ही नहीं है। तो डीएल आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में यहां पर वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। कैसे बेटा जी? पैसिवली रीअब्सॉर्ब होगा वाटर, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले में पैसिवली वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, और इसी वजह से जब वो यूरिन आ रही होती है ना, उसमें से डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले से ऊपर से नीचे पास आउट हो रही है, जब वाटर आपका रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो यहां पर यूरिन क्या हो जाती है? कंसंट्रेटेड हो जाती है। वहीं पर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में क्या हो रहा है? आपका ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो रहे हैं? रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये बेसिकली मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलैरिटी। यहां पर आपको क्या मिलेगी? हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का काम है इन दी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। और यहां पर जो आपका फिल्ट्रेट है वो कैसा हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। कैसे? देखो, पहले हमने क्या निकाला? हमने वाटर निकाल दिया। अब जब वो असेंडिंग में गई, हमने फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल दिए, तो मामला जैसा था वैसा हो गया, यानी कि वो फिर से क्या हो गया बेटा जी? डाइल्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है, नेक्स्ट पोर्शन है आपका डीसीटी। नेक्स्ट क्या है बेटा जी? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डीसीटी। अरे हाँ, सो बेसिकली जब मैं डीसीटी की बात करती हूं, यहां पर ना कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन है। कैसी है बेटा जी? यहां पर आपको देखने को मिलेगी क्या? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिलेगी, अब्सॉर्प्शन देखने को मिलेगी। किसकी? वाटर की और आपके सोडियम आयन की। किसकी बेटा? किसकी देखने को मिलेगी? वाटर की और Na+ की, ठीक है। इनकी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन देखने को मिलती है। तो आपके वाटर को रीअब्सॉर्ब कराने कौन आता है? ADH आता है। और सोडियम को कौन आता है? आपका एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। इसको रीअब्सॉर्ब करवाने ADH आएगा, इसको रीअब्सॉर्ब कराने एल्डोस्टेरॉन आएगा, ठीक है। ये एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होगा और ये पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है, ठीक है, पैसिवली रीअब्सॉर्ब होता है। और साथ के साथ यहां पर बाइकार्बोनेट्स भी रीअब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है। यहां पर बाइकार्बोनेट्स भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। क्लियर हुआ बच्चे लोग? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट पोर्शन है आपका क्या? कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट आपका है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है भैया। अब जब भैया मैं कलेक्टिंग डक्ट की बात करती हूं, जब मैं कलेक्टिंग डक्ट की बात करती हूं, तो कलेक्टिंग डक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। यहां पर क्या हो रहा है? वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? यहां पर वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज हो, है ना, ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज हो और ज्यादा पानी जो है वो हमारी बॉडी से ना जा पाए। और ये सब होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये सब कब हो रहा होता है? इन दी प्रेजेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच को क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब जो आपका कलेक्टिंग डक्ट का सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है ना, इट इज परमिएबल टू यूरिया, तो यहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रीअब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। इसका जो डिस्टल पोर्शन होता है, इसका जो डिस्टल पार्ट होता है वो क्या है? वो आपका परमिएबल है टू यूरिया, परमिएबल है टू यूरिया। और यहां पर क्या हो जाती है? यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रीअब्सॉर्ब्ड, ठीक है। यहां पर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया क्या हो जाती है बेटा जी? रीअब्सॉर्ब्ड हो जाती है, ठीक है। ये हो गया बेटा जी ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट अगर आप देखोगे, थर्ड स्टेप कौन सा था? थर्ड स्टेप था हमारा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप वाज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। अब अगर आप ट्यूब्यूलर सिक्रीशन देखोगे तो ये क्यों हो रहा है? ताकि आयनिक बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस मेंटेन हो जाए, ठीक है। क्यों हो रहा है? ताकि आयनिक एंड एसिड
बेस बैलेंस क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। क्या हो जाए बेटा जी, मेंटेन हो जाए। ठीक है। दूसरा, यहां पर अगर मैं सिक्रीशन की बात करती हूं तो वो एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, कैसा है बेटा, एक्टिव प्रोसेस है और हर जगह अपना अलग अलग सिक्रीशन हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल पीसीटी की अगर मैं बात करूंगी, पीसीटी में क्या क्या सिक्रीट हो रहा है, H+, K+, NH3, ड्रग्स, पिगमेंट्स, यूरिक एसिड। क्या क्या, H+, K+, ड्रग्स, NH3, ठीक है, NH3, उसके अलावा पिगमेंट्स और यूरिक एसिड, ठीक है। ये हो रहा है पीसीटी में रीअब्सॉर्ब। अब मतलब सिक्रीट। अब बात कर लेते हैं डीसीटी भैया की। डीसीटी में आपका K+, H+ और NH3, K+, H+ और NH3, ठीक है। और वहीं पर कलेक्टिंग डक्ट में आपका H+ और K+, कलेक्टिंग डक्ट में H+ एंड K+ एक्सक्रीट आउट, सिक्रीट हो रहे होते हैं। ठीक है, क्या हो रहे होते हैं, सिक्रीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपकी यूरिन फॉर्मेशन के सारे स्टेप कंप्लीट होते हैं। अब यार ये है, नेक्स्ट है हमारा काउंटर करेंट मैकेनिज्म। जब मैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म की बात करती हूं तो सो बेसिकली ये वो मैकेनिज्म है जो आपके यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा। अब आप मान के चलो ये वासा रेक्टा क्या है, इस तरह से प्रेजेंट है, मान के चलो क्या है ही प्रेजेंट। काउंटर करंट क्या होता है, जब हमारी चीजें दो पैरेलल, मतलब एक यहां से फ्लो कर रहा है और यहां से फ्लो कर रहा है और इन दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है। एक यहां से फ्लो हो रहा है, एक यहां से फ्लो हो रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपकी यूरिन क्या हो रही है, कंसंट्रेटेड हो रही है। अब मेरी बात सुनो, है ना, यहां से आया, ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले से क्या जाएगा, पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या होगा, आपकी यूरिन क्या होगी, कंसंट्रेटेड होगी। अब कंसंट्रेटेड हो रही है, फिर वो आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में जा रहा है। यहां से क्या हुआ बेटा जी, आपका NaCl भी निकल रहा है। अब यहां पर जब पानी बाहर निकलेगा, यहां से जब पानी बाहर निकल रहा है और यहां से जब NaCl बाहर निकल रहा है तो NaCl भग के कहां जाएगा, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले है तो वो वासा रेक्टा की, NaCl कहां चला जाएगा, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में चला जाएगा। NaCl कहां गया, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब में चला गया। वो ऐसे पूरा घूमा, उसकी असेंडिंग लिम्ब में आया और वहां से वापस कहां आ गया, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में आ गया। और इसको पूरा का पूरा वो करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए आपका कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या निकलता है, बहुत ज्यादा वाटर निकलता है और यूरिया निकल जाता है। सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछेगा हाईएस्ट, सबसे कम क्या है ऑस्मोलैरिटी, यहां पर है 200 मिली ऑस्मोल। कहां पर, डीसीटी के अंदर। डिसेंडिंग लिम्ब में कंसंट्रेट होती है, यहां पर क्या हो जाती है, डाइल्यूट होती है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाती है। 200 मिली ऑस्मोल इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है। ठीक है, और आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है, ये जो आपका इक्विलिब्रियम ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रहा है, ये आपका 300 से 1200 तक जाता है। जब वो पूरा कंसंट्रेटेड है 1200 है, जब बिल्कुल नहीं है तो वो आपका 300 मिली ऑस्मोल होता है। और इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म के बीच में तो एक काउंटर करंट कहां चल रहा है, इन दोनों लिम्ब के बीच में चल रहा है। दूसरा इन दोनों लिम्ब के बीच में चल रहा है। तीसरा इस लिम्ब और इस लिम्ब के बीच में चल रहा है और चौथा इस लिम्ब और इस लिम्ब के बीच में चल रहा है। तो आपके लूप ऑफ एनले में आपस में काउंटर करंट चल रहा है, वासा रेक्टा में आपस में काउंटर करंट चल रहा है और वासा रेक्टा और आपके लूप ऑफ एनले में भी क्या चल रहा है, आपस में काउंटर करंट चलता है। तो तीन जगह आपका क्या हो रहा होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा होता है। और बेसिक इसका फंडा क्या है कि आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, कंसंट्रेटेड यूरिन मिलने वाली है। अब नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंट पोर्शन से जहां से क्वेश्चन आएगा, रेगुलेशन, है ना। इसमें रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी स्टडी रास मैकेनिज्म। क्या पढ़ते हैं बेटा जी, रास मैकेनिज्म पढ़ते हैं। तो रास मैकेनिज्म का अगर मैं फुल फॉर्म बोलूंगी, रास मैकेनिज्म, रास लीला की बात नहीं हो रही है, रास मैकेनिज्म की बात हो रही है। तो वी हैव रेनिन, एक एन वाला रेनिन, एंजियो टेंसिनोजेन, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, मतलब एंजियोटेंसिनोजेन, एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म।
ठीक है, ये आपका रास मैकेनिज्म है। इसमें पार्टिसिपेट अगर आपसे पूछेगा कौन कौन कर रहा है बेटा, आपका हाइपोथैलेमस पार्टिसिपेट करता है ना, आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस पार्टिसिपेट करता है, और आपका हार्ट भी पार्टिसिपेट करता है। अब फॉर एग्जांपल सोचो, मेरी बात सुनो, अब हमारी बॉडी में ना क्या प्रेजेंट है, कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है बेटा, कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ना, ऑस्मो रिसेप्टर्स, हमारी बॉडी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड रिलीज आउट हो रहा होता है ना, ये जग जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, जग जाते हैं। अगर एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होगा तो ये क्या हो जाएंगे, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। इनको लगेगा ओहो कुछ तो गड़बड़ चल रही है दया। अब जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को, ये हाइपोथैलेमस को जगाएंगे, है ना। ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को जाके स्टिमुलेट करेंगे, और हाइपोथैलेमस वहां पर क्या रिलीज करेगा, वैसोप्रेसिन रिलीज करेगा, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एडीएच रिलीज करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा। ये क्या करेगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा। कंडीशनल तो करता ही है ना। तो ये क्या कर दिया इसने, वाटर रीअब्जॉर्प्शन कर दी, जिसके वजह से डाईयूरेसिस प्रिवेंट होगी, जिसने डाईयूरेसिस प्रिवेंट करती, प्रिवेंट डाईयूरेसिस। क्लियर है, इसने क्या करा, डाईयूरेसिस प्रिवेंट करती। एक तो ये रहा। नेक्स्ट आपका ये जो एडीएच है, एडीएच क्या करता है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिसके वजह से अगर आपका मान के चलो क्या कहते हैं, अगर आपका जीएफआर कम हो गया है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कम हो गया है, एडीएच क्या करेगा, एडीएच एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। क्या होगा बेटा जी, एडीएच एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके वजह से अब ये क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, क्या करेगा, इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। अब इसने ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो आपका जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपका जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। एक तो तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या है, अगर जीएफआर कम होता है तो क्या होगा, तो आपके जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये रिलीज करते हैं रेनिन। क्या रिलीज करते हैं बेटा जी, ये रिलीज करते हैं रेनिन, और रेनिन आगे जाके एंजियोटेंसिनोजन को, जो कि इनएक्टिव है, उसको एक्टिवेट करेगा। ये क्या करेगा बेटा, एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट करता है इन एंजियोटेंसिन 1। अब ये एंजियोटेंसिन 1 आगे जाके एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म करता है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा, जो कि रीअब्जॉर्प्शन कराएगा सोडियम आयंस की। ये क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज कराएगा। ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम आयंस का, Na+ का एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और ये रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड प्रेशर और जीएफआर दोनों क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है ना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा यानी कि ब्लड फ्लो बढ़ा, ब्लड फ्लो बढ़ा यानी कि आपका जीएफआर इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी के साथ अगर आपका जीएफआर क्या है, कैसे कैसे बढ़ सकता है, तो हमारा एट्रियल ब्लड फ्लो अगर बढ़ेगा तो हमारा हार्ट रिलीज करता है एएनएफ। एएनएफ वैसोडायलेटर है, जिसके वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और जीएफआर भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये वो केस है अगर जीएफआर बढ़ गया है। अगर जीएफआर बढ़ गया है, जीएफआर बढ़ गया है तो हमें क्या करवाना है, इसको नॉर्मल रेट पे लेके आना है। नॉर्मल रेट पे कैसे लेके आएंगे, हम एएनएफ रिलीज करवाएंगे, एएनएफ एक्टिवेट होगा, ये वैसोडाइलेशन करेगा, है ना, वैसोडाइलेशन करेगा। वैसोडाइलेशन होगा बेटा जी तो क्या हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा और जीएफआर भी नॉर्मल रेट पे वापस कम हो जाएगा। ठीक है, और आपका अगर एडीएच
आपकी एक दवा क्या कहते हैं बीमारी सुनी होगी, डायबिटीज इंसिपिडस, वो कब होती है? वो होती है जब आपकी एडीएच की डेफिशिएंसी होती है, और जब एडीएच की डेफिशिएंसी होगी तो आपका वाटर बहुत ज्यादा लॉस होगा, यानी कि डाययूरेसिस वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका था मैकेनिज्म। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी मिक्चुरेशन। अगर मैं मिक्चुरेशन की बात करती हूं तो ये क्या है? ये वो प्रोसेस है जिससे यूरिन रिलीज हो रही है। तो यहां पर मिक्चुरेशन में क्या हुआ? यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंची। ठीक है, और ये यहां पर क्या हुआ? यूरिन कहां है? यूरिनरी ब्लैडर में है, यूरिनरी ब्लैडर में है। ठीक है, यहां पर क्या हो रही है? स्टोर रहती। कब तक स्टोर रहेगी? इट विल बी स्टोर्ड टिल दी वॉलंटरी सिग्नल, जब तक आप इसको वॉलंटरी सिग्नल नहीं दोगे। स्टोर्ड टिल वॉलंटरी सिग्नल, वॉलंटरी सिग्नल जब तक नहीं होगा, जब तक नहीं मिलेगा, तब तक क्या होगा? जब तक मिक्चुरेशन नहीं होगी, जब तक मिक्चुरेशन नहीं होगी। सो सबसे पहले आपका यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाता है? मान लो यूरिनरी ब्लैडर भर गया है, अब उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं सीएनएस को। सीएनएस फिर आपको सिग्नल देता है कि अब यूरिनरी ब्लैडर भर गया है, तुझे यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करना है और यूरिन रिलीज करनी है। ठीक है, अब क्या होगा? जब ये फुल हो जाता है, जब फुल हो जाता है क्या यूरिनरी ब्लैडर, तब स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं। सिग्नल देते हैं किसको? सीएनएस को। फिर सिग्नल सीएनएस हमें सिग्नल देता है कि यार रिलैक्स कर ले यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, क्या कर? रिलैक्स कर। जैसे ही आपका यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा वैसे ही आपकी यूरिन रिलीज हो जाएगी। और ये यूरिन रिलीज कब होती है? ये वॉलंटरी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। सिर्फ किडनी काम नहीं कर रही है आपके क्या कहते हैं एक्सक्रीशन में, और भी ऑर्गन्स है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और भी ऑर्गन्स है जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका लंग्स हो गया, लिवर हो गया, स्किन हो गया। ठीक है, अब लंग्स कैसे हेल्प कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती है, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी, कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर भी क्या कर देती है? रिलीज कर देती है। इसके अलावा जो हमारा लिवर है, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है, सीक्रेट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि आपका बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स। ठीक है, अब ये जो सारे सब्सटेंसेस है, ये अल्टीमेटली डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इसने भी एक्सक्रीटरी, इसने भी कुछ ना कुछ बाहर निकाल दिया। इसके अलावा हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड हो जाते हैं, जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। वो जैसे कि स्वेट जो है वो क्या क्या रिलीज कर रहा है? वाटरी फ्लूइड के साथ क्या क्या? NaCl बाहर निकाल देता है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया बाहर निकाल देता है, और लैक्टिक एसिड को भी बाहर रिलीज आउट कर देता है। और यही स्वेट जब निकलता है तो हमें क्या मिलता है? कूलिंग इफेक्ट भी मिलता है हमारी बॉडी के अंदर। वहीं पर सेबेशियस ग्लैंड जो है वो एलिमिनेट करता है सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन और वैक्सेस थ्रू सीबम। इसके थ्रू क्या कर देता है? आपका एलिमिनेट कर देता है इन सारे क्या कहते हैं चीजों को, सब्सटेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी, अगर मैं बात करूं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी फंक्शन है। डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जब यूरिया हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा, ब्लड में ज्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम लोग यूरेमिया कहते हैं। अब ये हमारी किडनी के लिए बहुत हार्मफुल है, इससे किडनी फेलियर भी हो सकता है। किडनी फेलियर को सही करने के लिए हमारे पास हीमोडायलिसिस होता है, जहां पर जो ब्लड होता है उसको हम लोग ड्रेन करते हैं फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी से। हम लोग एक यूनिट में, एक अपैरेटस में डालते हैं, जिसको हम लोग डायलाइजिंग यूनिट बोलते हैं या फिर आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। उस डायलाइजिंग यूनिट से हमारी किडनी, हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है। वहां पर एक क्या यूज होता है? वहां पर सिलेक्टिवली परमिएबल ट्यूब यूज होती है, जो बनी होती है सेलोफेन मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब वहां पर बेसिकली ये सारा ब्लड कैसे फिल्टर होता है? देखो, उस डायलाइजिंग यूनिट में क्या प्रेजेंट है? हमारे पास बिल्कुल ब्लड जैसा कंपोनेंट प्रेजेंट है ना। अब हमारा जो ब्लड आ रहा है, जिसकी किडनी खराब है, उसके ब्लड के अंदर क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा यूरिया मिलेगा। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस हुआ। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ये वाला ब्लड यहां, ये वाला यहां। तो मतलब बेसिकली क्या होता है? यूरिया निकालने के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
हम लोग यहां पर क्रिएट करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो आपका ब्लड फिल्टर हो जाएगा थ्रू हीमोडायलिसिस। ठीक है, इसके अलावा वी हैव रेनल फेलियर का, अगर आपके इससे हीमोडायलिसिस से कोई काम नहीं चल रहा तो हमें क्या करना है बेटा, फिर हमें किडनी ट्रांसप्लांट ही करानी पड़ेगी, लेकिन वो हम रिजेक्ट हो सकती है थ्रू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा वी हैव रेनल कैलकुलाई, जब आपका स्टोन हो जाए या इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट इकट्ठा हो जाए किडनी में, उसको हम लोग कहते हैं रेनल कैलकुलाई। इसके अलावा वी हैव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसकी बेटा जी, नेफ्रॉन की, है ना। अब इसके अलावा वी हैव सर्टन और भी है, जैसे कि ओलिगोयूरिया, जब बहुत कम यूरिन प्रोडक्शन हो रहा है। ए यूरिया है, एन्यूरिया है, जब आपका यूरिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। पॉलीयूरिया, बहुत ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन होता है। नेफ्राइटिस, जहां पर आपका बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से ग्लोमेरुलस में क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। ठीक है, यूरेमिया मैंने आपको बता दिया, ग्लाइकोसोयूरिया होता है, जब आपका ब्लड के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है और वो ग्लूकोज यूरिन के साथ बाहर निकल रहा है। ठीक है, और फिर भी हैव कीटोन्यूरिया, जब कीटोन बॉडी का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये वाला जो चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन खत्म होता है। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं आपके किडनी फंक्शंस के, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्लास 11 के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। मैं आपसे बोल रही हूं बेटा, इसके डिटेल लेक्चर्स भी आएंगे, है ना। वन शॉट इसलिए दिए हैं ताकि नीट वाला बच्चा भी देख ले जो इस साल नीट दे रहा है, और 10th वाले बच्चे को आइडिया हो जाए कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। बट घबराओ मत बेटा, सब कर लेंगे, बस तुम ठान के आना कि यार एक बार में नीट क्लियर करना है और 11th और 12th में बढ़िया नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो बेटा जी अब मिलते हैं हम लोग विद नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टाटा बाय बाय। एंड फॉर PDF NCERT नीट अड्डा 24/7 का चैनल जरूर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून ऑन NCERT नीट अड्डा 24/7।